हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट की सेकंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बेटा हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग। मैंने आपको उसमें अकाउंटिंग का मीनिंग और डेफिनेशन दोनों चीज़ें बताई थी, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट को हर टॉपिक के फीचर्स आने चाहिए। बेटा मैं ये नहीं कहूँगी आप हर टॉपिक के फीचर लर्न करो, बल्कि आप हर टॉपिक के फीचर्स को अंडरस्टूड कर लो ताकि आपको लर्न ही ना करने पड़े। फीचर्स का मीनिंग बेटा एक्चुअली में होता क्या है? फीचर्स होते हैं हमें एक डेफिनेशन पढ़कर उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता चला। जैसे मैंने कल आपको बताया, मैंने आपको जो अकाउंटिंग का मीनिंग समझाया था उसमें मैंने आपको पहली लाइन बोली थी अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। ठीक है, तो आपकी पहली फीचर जो सबसे पहली फीचर बनती है वो क्या बन जाती है? फर्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस भी है। अब आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है? देखो बेटा, आर्ट के लिए दो फीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आर्ट में आपकी पर्सनल स्किल, पर्सनल नॉलेज इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग में होती है कोई भी रिकॉर्डिंग करने से पहले ये जजमेंट करना कि वो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, इस चीज़ को हम आर्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है अपना ऑब्जेक्टिव तो ये क्या है? आर्ट है। तो ये दोनों ही फीचर जस्टिफाई हो रहे हैं, दोनों ही नीड्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया एज वेल एज साइंस, साइंस भी है। तो अगर कहीं भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं तो हार्ड एंड फास्ट रूल हों, तो प्रिंसिपल्स हों, तो वो क्या हो जाती है बेटा? अकाउंटिंग हो जाती है। तो अकाउंटिंग में आपके बेसिक रूल्स हैं, गोल्डन रूल हैं, जिनके बिहाफ पर आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। इसके अलावा फर्दर आगे भी प्रोसीडिंग्स जब आप करते चले जाएंगे तो इनके रूल्स आपको समझ में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ बेटा, अब मैंने आपको बताया था उसमें अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। एक तो आपको रिकॉर्डिंग मनी के टर्म में करनी है। दूसरा, द इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट इम्पार्ट हैव अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब जो कम से कम जिसका एक हिस्सा फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। अगर आपके कोई नॉन फाइनेंशियल इवेंट हो, कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, तो आप उसे क्या करोगे बेटा? अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपका मैनेजर अगर छोड़कर चला जाता है तो आप उसे बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे। अगर मैनेजर आपका लीव कर जाता है वहाँ से, तो देखो क्यों? क्योंकि मैनेजर के जाने के बाद कोई दूसरा मैनेजर भी आएगा, उसकी भी सैलरी होगी, तो हो सकता है सैलरी में डिफरेंस हो। जो मैनेजर पहले था उसकी सैलरी 60,000 हो, एक नया फ्रेशर मैनेजर आएगा उसकी सैलरी 40,000 हो, तो आप मैनेजर के आने, एडमिशन और जाने को, लीव करने को आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते बेटा। तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस में होगी बेटा? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्वालिटी की टर्म में आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी बेटा जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं होंगी, जिन्हें आप मनी की टर्म में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज़ की, जब स्ट्राइक हुई तो आप उस ड्यूरेशन में प्रोडक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से लॉस हो गया, तो आप इस स्ट्राइक को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो आप, और रिकॉर्डिंग किस में होगी? सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के टर्म में होगी। क्वालिटी के टर्म में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पास जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा उसमें क्वालिटीज़ हैं, तो आप इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है कि जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। नेक्स्ट थिंग इज़, अब
क्लासीफाइंग इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने का मतलब होता है बेटा ग्रुपिंग कर देना। आप ऐसी ट्रांजैक्शन को जो एक नेचर की है एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर लेते हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लासीफाइंग। ठीक है, आपको मैंने पहली लाइन में बताया था, आपने बहुत सारे लोगों को सैलरी दी है, वो सारी सैलरी आपकी अलग अलग पर्सन्स को है, तो आपने उन सबको एक ग्रुपिंग करके, तो वो सारी आपने ग्रुपिंग करनी है एक ग्रुप में बनाकर उसे क्या बना दिया, इनकम या एक्सपेंस, ऐसे मतलब सारे सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देना। आपने 10 बार फर्नीचर परचेज़ किया है, 10 बार टिम्बर परचेज़ किया है, वो 10 टाइम्स के टिम्बर को आपने परचेज़ में एक साथ लिख दिया है, तो आपके पास टोटल परचेज़ कितनी आई ये आप पता कर सकते हो। तो इससे क्या बोलेंगे हम, क्लासीफाइंग। नेक्स्ट थिंग इज समराइजिंग। आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो ये सारे वर्ड्स आपको डेफिनेशन में मिलेंगे बेटा। तो एक डेफिनेशन से ही हमें पता कर लेना है कि हमारी क्या क्या फीचर्स हैं इस चीज़ में। तो आपकी समराइजिंग से आपको पता चला कि हम क्या करते हैं, इसमें समरी तैयार करते हैं डाटा को क्लासीफाई करके, सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड बाय द मैनेजर, बाय द ओनर, बाय द एम्प्लॉयज़, बाय द सोसाइटी, बाय वर्कर्स, मतलब सब अंडरस्टूड कर सके इन अ वे। इस तरीके से आपको कुछ प्रेजेंट करना है। आपने फर्नीचर लिया, आपने फर्नीचर 10 टाइम्स परचेज़ किया, आपने सारा फर्नीचर लिख लिया, आपने अपोजिट साइड में लिखा जो आपने सेल किया, तो आपने कितना परचेज़ किया था, उसमें से कितना सेल हो गया, तो आप बैलेंस निकाल सकते हैं ना बेटा। आप बता सकते हैं भाई इतने अमाउंट का फर्नीचर हमारे पास मतलब स्टोर में होना चाहिए। तो ये क्या है, ये समराइजिंग है, तो समरी तैयार हो गई। ऐसे ही आपने सारी चीज़ों की एक रिकॉर्डिंग करके बैलेंस निकाल लिया है और उन सब का बैलेंस आपने एक प्लेस पे लिख दिया। तो आपके जो बैलेंसेस एक जगह पर आ गए हैं, उन्हें अगर आप किसी के सामने रखेंगे तो उनको क्लियरली पता चल जाएगा आपके पास कितना कैश है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आपके पास फर्नीचर कितना है, आपके पास स्टॉक कितना है, आपने कितनी सेल्स किया। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिलने से क्या हो गई बेटा, हमारी समरी तैयार हो गई। तो ये कौन सी ये फीचर है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग करने से आपको ये सारी सब कुछ मिल रहा है। अकाउंटिंग के मीनिंग से आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं अगर आप मीनिंग चेक करेंगे तो। नेक्स्ट थिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स का मतलब है बेटा जो आपने प्रिपेयरिंग की, आप अकाउंटिंग में एक्चुअली करते क्या हैं, आप पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, अपने सारे अकाउंट्स बनाते हैं, अपने अकाउंट्स के बाद अपने एक समरी तैयार करते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। तो लास्ट में जब बैलेंस शीट बनती है तो हमें पता चलता है कि हमारे फर्म की सिचुएशन कैसी है इस टाइम पे, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना लॉस हुआ है। तो क्या होता है बेटा, इस साल का प्रॉफिट और लॉस और लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लॉस अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है, या अगर लॉस हो रहा है तो रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, ये आप क्या कर रहे हो बेटा, जो भी आपका रिज़ल्ट आया उसे इंटरप्रेट कर रहे हो, आप आपस में कंपेयर कर रहे हो। इसके बाद बेटा आपका लास्ट फीचर होता है, आपने कंपैरिजन कर लिया, आपने एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली, लास्ट फीचर है बेटा इसका कम्युनिकेशन। आप जो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की है उसे आप जो इससे यूज़र्स होंगे इस इंफॉर्मेशन के उन तक आप पहुंचाओगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका कम्युनिकेशन। तो जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें, ये ऊपर जो मैंने आपके यहाँ फीचर्स लिखे हैं सारे के सारे किससे मिले, हमें डेफिनेशन से। तो इसी तरीके से बेटा हमें ना देख लेना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ पता चल रही है उसके फीचर्स क्या बन सकते हैं। देखो कोशिश ये करना हमेशा कि मीनिंग से, डेफिनेशन से फीचर्स क्रिएट कर लो ताकि आपको अलग से ना लर्न करने पड़े। आपकी अपने आप एक सोच डेवलप हो जाएगी, आपको अपने आप अंडरस्टूड होने लग जाएगा कि हाँ इसके बारे में हमें क्या क्या पता चल रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको लर्निंग के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ आपने ये फीचर्स देखे, इसके बाद आता है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव।
अब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा मोटो क्या है, अकाउंटिंग करने का रीज़न क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्यों हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप सोचो, आप एक फर्म है, वो अपने सारे रिकॉर्ड करती है, अपने सब डिटेल्स नोट डाउन करती है, क्यों कर रही है वो। सबसे पहला और मेन पॉइंट बच्चों के दिमाग में यही आता है, टू नो द प्रॉफिट। हम कुछ भी हिसाब किताब रखते हैं, अपने घर में भी देखो हिसाब किताब रखते हैं, तो हम क्या देखने के लिए कि बचत कितनी हो रही है, ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन जाता है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। वन थिंग इज़ दैट हमें क्या, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना हुआ है, एक पर्टिकुलर पीरियड का कितना प्रॉफिट हुआ है, और आने रीज़न क्या है प्रॉफिट्स के। तो ये सारी सेल्स कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट थिंग इज़, एक हम चाहते हैं कि हर चीज़ का ना एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रहे। हम अगर घर में भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें पता रहे भाई कितने पैसे किस चीज़ में खर्च हुए थे। तो ऐसे कंपनी वाले होते हैं बेटा, वो चाहते हैं कि उन्हें पता रहे कि उनके पास एक टाइम में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव है बेटा, कि वो क्या चाहते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए, उन्हें प्रॉफिट पता चल जाए। नेक्स्ट थिंग इज, दे ऑल्सो वांटेड टू नो, क्या जानना चाहते हैं, द रीज़न बिहाइंड द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ऐसा नहीं होता कि आप जब अकाउंट्स बना रहे हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट की सेल की ही रिकॉर्डिंग की है अपनी इनकम में। आपने उस इनकम में बेटा उन चीज़ों की भी रिकॉर्डिंग की होगी, जैसे आपने किसी की और कंपनी के इन्वेस्टमेंट ले रखे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, कहीं और से कमीशन मिला है, कुछ और अक्रूड इनकम है आपकी, कहीं से सैलरी मिली, वो सब लिखा होगा। तो आप एक्चुअली में नेट प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कितना ज़्यादा। आप देखोगे कि अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट जो हुआ है उसका रीज़न क्या है, आपके जो ऑपरेशंस हैं, आपका अपना वर्किंग है। लेकिन अगर आपने देखा कि आपकी कमीशन ज़्यादा मिला है तो इस वजह से नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा है, तो ये सब रीज़न भी कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में देख सकते हैं हम, अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज़ टू असरटेन। असरटेन का मतलब होता है बेटा पता लगाना, द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में हम अपने रिकॉर्ड्स करते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम P&L अकाउंट बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्चुअली बैलेंस शीट इज़ द फाइनल एस्पेक्ट बेटा, जिसमें आप अपनी सारी असेट्स, अपनी लायबिलिटीज़, अपने प्रॉफिट लॉस सब लिखते हो। तो वो क्या है, वो फर्म की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है कि कितने आपके पास डेटर, कितने आपने उधार माल कितना बेच रखा है, आपके क्रेडिटर कितने, आपने कितना खरीद रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन बता रहा है, अकाउंटिंग की वजह से पता चल रही हैं। तो हमारा अकाउंटिंग करने का, हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट थिंग इज टू असरटेन, क्या पता लगाना चाहते हैं हम, प्रोग्रेस ऑफ द बिज़नेस। अगर हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी बिज़नेस की प्रोग्रेस क्या है ईयर टू ईयर, तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, हमारा कमिंग ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी बेटा, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पता करना चाहते हैं कि हमारी फर्म की प्रोग्रेस कितनी हो रही है, हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का? ताकि लास्ट ईयर हमने अकाउंट्स बनाए थे, उसमें हमने देखा था हमारे डेटर्स जो हैं वो 5 लाख के थे, हमारी कैश कलेक्शन, हमारे लास्ट ईयर डेटर 3 लाख के थे, हमें कलेक्शन हो गया 2 लाख का। तो अब हम जानना चाहेंगे ना कि जो 2 लाख रुपए आए वो कहाँ चले गए, कहाँ नहीं, कैश का बैलेंस हमारा कितना है। मान लो हमें 2 लाख कलेक्ट हुए हैं, उसके बाद भी कैश का बैलेंस 1.5 लाख है, तो क्या कहीं हमने 50,000 का एक्सपेंस किया है? तो ये समरी होगी जो आपको बताएगी। तो इस तरीके से आप फ्रॉड्स का भी पता लगा सकते हैं अकाउंटेंसी से। तो हमारा क्या हो गया? अनदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमारी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम जो है वो क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन पता चले लोगों को, जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो वो कैसे पता चलेगी उन्हें? आप उन्हें सारी डिटेल्स तो दिखाने नहीं जा सकते और ना ही कोई इंटरेस्टेड होगा आपकी पूरी डिटेल्स देखने में। तो आप एक समरी तैयार करते हो जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। कोई भी पर्सन जिसको भी नॉलेज होगी वो बैलेंस शीट पढ़कर आपकी पूरी डिटेल पता कर सकता है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का जो तरीका है वो क्या है? अकाउंटिंग है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। क्लियर बेटा? दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या एम लेकर हमने अकाउंटिंग की, क्या एम लेकर हमने अकाउंट्स अपने प्रिपेयर किए? तो हमारे ये सारे एम्स थे। हमें प्रॉफिट और लॉस का पता करना था, हमें एक रिकॉर्ड रखना था, हमें पता करना था कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, हमारी जो प्रोग्रेस है बिजनेस की वो कैसी हो रही है, पॉजिटिव जा रही है या नेगेटिव जा रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। हम डिटेक्ट करना चाहते थे एरर्स और फ्रॉड्स को, तो हमने अकाउंट्स रिकॉर्ड रखा। हम प्रोवाइड करवाना चाहते थे इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज़ को, इसलिए हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए। तो ये जो हमारी एम था, जो हमारा जिससे चीज़ मोटो लेकर हमने अकाउंटिंग की थी, वो हमारी क्या है बेटा? हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया है। तो बेटा अभी आज आप ये फीचर्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीड आउट करिए, गो थ्रू कीजिए बुक से, और जो भी कोई वर्ड हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।